हाय देयर। आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 613 के लेक्चर नंबर 23 से लेकर 30 तक करवाए जाएंगे। आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। लेक्चर नंबर 23 जो कि पहला लेसन है आज की इस वीडियो का। सो क्वालिटी क्या है? एबिलिटी जो एक प्रोडक्ट की या सर्विस की कि कंसिस्टेंटली मीट करे या फिर एक्सीड करे कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को। सो क्वालिटी एवोल्यूशन। सो फ्रेडरिक टेलर ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया जो कॉन्सेप्ट है इंस्पेक्शन का, और इन्होंने एम्फेसाइज किया जो इम्पोर्टेंस है इम्प्रूव करने की एफिशिएंसी जो है वर्क प्लेस के अंदर सिस्टमेटिक एनालिसिस के ज़रिए, और जो मेजरमेंट है और जो गोल है इंस्पेक्शन का वो क्या था कि इंश्योर करना कि प्रोडक्ट्स जो वो मीट करें सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड, कि कोई भी डिफेक्ट या फिर इश्यूज जो है वो आइडेंटिफाइड हो जाएं और रेक्टिफाइड हो जाएं इससे पहले कि कस्टमर तक पहुँचें। सो रेडफोर्ड ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट जो है क्वालिटी इन दी डिज़ाइन फेज का। सो जो रेडफोर्ड का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी इन दी डिज़ाइन फेज, इससे मुराद आइडिया कि क्वालिटी जो है वो बिल्ड होनी चाहिए प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर फ्रॉम वेरी बिगनिंग, डिज़ाइन और जो डेवलपमेंट स्टेजेस हैं इनके दरमियान। और 1924 के अंदर वॉल्टर श्यूहार्ट जो कि बेल टेक्नोलॉजीज से थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल चार्ट। सो 1930 के अंदर डॉज और रोमिक ने प्रेजेंट किया एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग टेबल्स। और 1950 के अंदर जो कॉन्सेप्ट है टोटल क्वालिटी कंट्रोल का इंट्रोड्यूस हुआ, विच ब्रॉड अनदर कॉन्सेप्ट जो कि कहलाता है क्वालिटी एश्योरेंस। सो टोटल क्वालिटी कंट्रोल जो है वो एक मैनेजमेंट अप्रोच थी जो कि पॉपुलराइज हुई जापान के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। और 1950 के अंदर डेमिंग, जुरान और फाइगनबॉम ने कन्वर्ट किया क्वालिटी मूवमेंट को एक सेपरेट इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर। और 1960 के अंदर फिलिप क्रॉसबी जो कि जाने जाते हैं क्वालिटी गुरु के तौर पर भी, सो इन्होंने वर्क किया जो कॉन्सेप्ट है ज़ीरो डिफेक्ट का, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। और 1970s के अंदर सोसाइटी स्टार्टेड फोकस मोर ऑन, यानी कि जो सोसाइटी का फोकस था वो ज़्यादा हो गया सर्विसेज के ऊपर, ना कि मैन्युफैक्चरिंग। और 1970s के अंदर डेविड गिवन ने प्रेजेंट की एक थ्योरी, और इनके मुताबिक अगर आप रोक सके मिस्टेक को इससे पहले कि वो हो, सो आप कन्वर्ट करेंगे जो कॉन्सेप्ट है क्वालिटी एश्योरेंस का स्ट्रेटेजिक क्वालिटी अप्रोच के अंदर। सो मेन कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स क्वालिटी मैनेजमेंट। सो काओरो इशिकावा ने जो है वो प्रेजेंट की फिश बॉन्ड डायग्राम या फिर कॉज इफेक्ट डायग्राम। और टागुची ने प्रेजेंट किया रोबस्ट डिज़ाइन। और डेमिंग्स ने प्रेजेंट किए 14 पॉइंट्स जो है क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए, जिनका फोकस जो प्राइमरीली था जो कॉमन कॉज है वेरिएशन के। और जुरान के मुताबिक क्वालिटी जो है वो इज़ द फिटनेस फॉर यूज़। सो इन्होंने डिफाइन किया क्वालिटी एज अ फिटनेस फॉर यूज़ या फिर मीट करना कस्टमर नीड्स। सो जुरान के मुताबिक क्वालिटी जो है वो सिर्फ यही नहीं है कि कन्फर्मेंस हो स्पेसिफिकेशन के साथ, बल्कि इंश्योर भी करे कि प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो सेटिस्फाई करे कस्टमर के जो इंटेंडेड पर्पस हैं या फिर इंटेंडेड पर्पस है उसको सेटिस्फाई करें और प्रोवाइड करे वैल्यू। और फाइगनबॉम ने कहा कि क्वालिटी इज़ अ टोटल फील्ड और टोटल फंक्शन। सो इन्होंने एम्फेसाइज किया कि क्वालिटी जो है वो सिर्फ जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एक डिपार्टमेंट की या फंक्शन की एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बल्कि ये इनकम्प्रेस करती है पूरी की पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है। और क्रॉसबी के मुताबिक क्वालिटी जो है वो फ्री है। सो इन्होंने आर्ग्यू किया कि इन्वेस्ट करना और अचीव करना हाई क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस एक्चुअली जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव है लॉन्ग रन के अंदर। और
इशिकावा ने जो है वो आइडिया दिया क्वालिटी सर्कल्स का, और टागुची की जो कंट्रीब्यूशन थी वो थी टागुची लॉस फंक्शन। सो ये जो है एक टागुची लॉस फंक्शन जो है एक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है जिसको यूज़ करके क्वांटिफाई किया जाता है कॉस्ट या फिर लॉस जो कि एसोसिएट है एक प्रोडक्ट या सर्विस की डेविएशन से, उसके टारगेट वैल्यू से, या फिर जो कस्टमर रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो डेविएशन होती है प्रोडक्ट या सर्विस की उसकी टारगेट वैल्यू से या फिर जो कस्टमर रिक्वायरमेंट होती है। सो डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी। सो पहला है परफॉर्मेंस। सो इससे मुराद जो है वो एबिलिटी होती है एक प्रोडक्ट या सर्विस की कि वो फुलफिल करे उसके स्टैंड इंटेंडेड फंक्शन और मीट करे जो डिज़ायर्ड आउटकम्स हैं। और उसके बाद फिर एस्थेटिक्स। एस्थेटिक जो है वो इज कंसर्न विद दी अपीयरेंस, जो अपीयरेंस है और जो विजुअल अपील है प्रोडक्ट या सर्विस की। और उसके बाद फिर स्पेशल फीचर्स, इससे मुराद यूनिक या इनोवेटिव एस्पेक्ट जो एक प्रोडक्ट या सर्विस के जो है उसको अलहदा बनाते हैं उसके कॉम्पिटिटर्स से। और उसके बाद फिर कन्फर्मेंस। कन्फर्मेंस से मुराद यानी कि मेजर करना कि कितनी जो है वो मेजर करती है कन्फर्मेंस के कितनी बेहतर जो एक प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो अलाइन करती है स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स के साथ, रिक्वायरमेंट्स या फिर जो कस्टमर एक्सपेक्टेशंस हैं। और उसके बाद फिर रिलायबिलिटी से मुराद कंसिस्टेंसी और डिपेंडेबिलिटी होती है एक प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस की ओवर टाइम और अंडर डिफरेंट कंडीशंस। सो उसके बाद फिर ड्यूरेबिलिटी से मुराद एबिलिटी होती है प्रोडक्ट या सर्विस की कि वो टू विट स्टैंड वेयर एंड टेयर और मेंटेन करे उसकी परफॉर्मेंस और फंक्शनल रहे ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। और उसके बाद फिर परसीव क्वालिटी, ये जो है कस्टमर की सब्जेक्टिव इवेल्यूशन होती है एक प्रोडक्ट या सर्विस की जो कि बेस करती है ओवरऑल इम्प्रेशंस के ऊपर, इसके अलावा फीलिंग और जो परसेप्शंस हैं। और उसके बाद फिर सर्विसबिलिटी, इस मुराद ईज़ विद विच अ प्रोडक्ट कैन बी सर्विस की जा सकती है, रिपेयर की जा सकती है, मेंटेन की जा सकती है परचेज के बाद। सो सर्विस क्वालिटी फैक्टर्स, इसमें पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंजिबल्स एंड इंटेंजिबल्स। सो टेंजिबल्स से मुराद तो फिजिकल एस्पेक्ट या फीचर होते हैं एक प्रोडक्ट या सर्विस के, और दूसरी तरफ इंटेंजिबल्स से मुराद वो होते हैं जो कि फिजिकल तो नहीं होते लेकिन रिलेटेड होते हैं ओवरऑल एक्सपीरियंस के साथ, जैसे कि कस्टमर सर्विस, ब्रांड रेपुटेशन और इमोशनल कनेक्शंस। और कन्वीनियंस, इससे मुराद कि कितना ईजी और एक्सेसिबल होता है कस्टमर के लिए कि वो यूज़ करें एक प्रोडक्ट या सर्विस। और उसके बाद रिलायबिलिटी से मुराद कंसिस्टेंसी और डिपेंडेबिलिटी होती है एक प्रोडक्ट या सर्विस की कि वो परफॉर्म करें एज एक्सपेक्टेड ओवर टाइम भी और अंडर वेरियस कंडीशंस। और उसके बाद अब रिस्पॉन्सिवनेस, इससे मुराद एबिलिटी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की कि वो प्रॉम्प्टली एड्रेस करे कस्टमर्स की इंक्वायरीज को, रिक्वेस्ट को या फिर इश्यूज़ को। और उसके बाद फिर टाइमलीनेस, इससे मुराद डिलीवर करना प्रोडक्ट या सर्विस को एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेमवर्क के अंदर या फिर एज प्रॉमिस टू कस्टमर। और उसके बाद फिर एश्योरेंस पर्टेंस टू इंस्टिलिंग ट्रस्ट, और जो कॉन्फिडेंस है कस्टमर्स के अंदर क्वालिटी और जो रिलायबिलिटी है प्रोडक्ट या सर्विस की उसके हवाले से। लेक्चर नंबर 24, मोमेंट ऑफ ट्रथ। हर कस्टमर कॉन्टैक्ट कहलाता है एक मोमेंट ऑफ ट्रथ। सो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास एबिलिटी होती है कि या तो उनको सेटिस्फाई करें या फिर डिससेटिस्फाई करें या वो कॉन्टैक्ट करें। सो हर मोमेंट ऑफ ट्रथ के दरमियान एक ऑर्गेनाइजेशन के पास एबिलिटी होती है कि या तो सेटिस्फाई करें या डिससेटिस्फाई करें कस्टमर को। और सर्विस रिकवरी जो है वो प्रोसेस होता है एड्रेस करने का और रिजॉल्व करने का जो कंसर्न्स हैं या फिर जो कंप्लेंट है प्रीवियसली डिससेटिस्फाई कस्टमर के, इस तरीके से कि उनको ट्रांसफॉर्म किया जाए लॉयल और सेटिस्फाई कस्टमर्स के अंदर। और इसमें क्या होता है कि एक्नॉलेज करना कस्टमर के इश्यूज़ को, शो करना एम्पैथी, ऑनरशिप लेना जो प्रॉब्लम है, प्रोवाइड करना एक प्रॉम्प्ट और इफेक्टिव सोल्यूशन। सो डायमेंशंस ऑफ सर्विस क्वालिटी। सो रिलायबिलिटी की बात की जाए, सो रिलायबिलिटी जो है कस्टमर सर्विस में इससे मुराद कंसिस्टेंटली डिलीवर करना प्रॉमिस सर्विस एक डिपेंडेबल और एक्यूरेट मैनर के अंदर। और रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो रिलेट करती है विलिंगनेस और जो एबिलिटी होती है कि प्रॉम्प्टली असिस्ट किया जाए कस्टमर्स को व्हेन दे नीड हेल्प या फिर हो उनके पास क्वायरीज। और एश्योरेंस जो है
इससे मुराद एबिलिटी होती है कंपनी के या फिर रिप्रेजेंटेटिव्स की कि कन्वे करें ट्रस्ट और जो कॉन्फिडेंस है कस्टमर का। और एम्पैथी से मुराद एबिलिटी होती है कंपनीज एम्प्लॉयज़ की कि वो अप्रोचेबल हो और अंडरस्टैंड करें कस्टमर की जो इमोशंस और नीड्स हैं। और उसके बाद फिर टेंजिबल्स, इससे मुराद फिज़िकल फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट और फैसिलिटेटिंग गुड्स जो कि कस्टमर इंटरेक्ट करते हैं with during their experience with the company. So perceived service quality, identify personal need of customers और past experience और जो word of mouth है। So ये तीनों जो है वो identify, all these three identify expected service, और expected service जो है वो connect है perceived service के साथ एक feedback mechanism के ज़रिए। और इनपुट्स जो है वो सर्विस क्वालिटी डायमेंशंस हैं और आउटपुट जो है वो सर्विस क्वालिटी असेसमेंट्स। सो सर्विस क्वालिटी गैप मॉडल, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस और जो परसेप्शन है वो डिफरेंट जोन में है। अंडरस्टैंड करने के लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमें ज़रूरत है गैप एनालिसिस प्रोसेस की। सो सर्व क्यूएल जो है वो एक वाइडली यूज मॉडल है असेस करने के लिए सर्विस क्वालिटी, और इसका फोकस होता है आइडेंटिफाई करना गैप्स जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है सर्विस की और जो एक्चुअल लेवल है सर्विस प्रोवाइडेड का। सो जो गैप्स हैं सर्विस क्वालिटी के अंदर 5 गैप्स हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एरियाज जहाँ पर डिस्क्रिपेंसीज जो है वो हो सकती हैं कस्टमर की एक्सपेक्टेशन और जो एक्चुअल सर्विस डिलीवर्ड है। और जो डायमेंशंस हैं 5 डायमेंशंस हैं, की फैक्टर्स हैं जिनको यूज़ करके असेस किया जाता है कस्टमर सर्विस क्वालिटी जो है कस्टमर के पर्सपेक्टिव से। सो जो गैप 1 है इससे मुराद जो वो डिस्क्रिपेंसी होना जो एक्चुअल एक्सपेक्टेशन है कस्टमर की और जो मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग है या परसेप्शन है उन एक्सपेक्टेशंस का। और गैप 2 है, इससे मुराद डिस्पैरिटी होना जो कि होती है एक मैनेजर की जो एक्सपेक्टेशन है सर्विस क्वालिटी दे इंटेंडेड टू डिलीवर और जो एक्चुअल सर्विस स्पेसिफिकेशन जो कि इम्प्लीमेंट होती हैं उनके दरमियान। और उसके बाद है फिर गैप 3 पुअर डिलीवरी या सर्विस क्वालिटी। सो डिफरेंस होना जो कस्टमर एक्सपेक्टेशन है सर्विस क्वालिटी की और जो परसेप्शन है उनका एक्चुअल सर्विस रिसीव्ड का। और उसके बाद जो गैप 4 है इसमें क्या होता है कि डिफरेंस यानी कि सर्विस क्वालिटी के दरमियान और जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है कस्टमर के साथ। और गैप 5 है डिस्क्रिपेंसी होना एक्सपेक्टेड सर्विस क्वालिटी बाय कस्टमर और जो परसीव्ड सर्विस क्वालिटी डिलीवर्ड बाय सर्विस प्रोवाइडर। सो क्वालिटी सर्विस बाय डिज़ाइन, क्वालिटी इन दी सर्विस पैकेज से मुराद लेवल ऑफ एक्सीलेंस और वैल्यू जो कि प्रोवाइड करता है सर्विस ऑफरिंग मीट करने के लिए या फिर एक्सीड करने के लिए कस्टमर एक्सपेक्टेशन। और उसके बाद फिर टागुची मेथड्स, ये जो है सेट है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का जिसको यूज़ करके इम्प्रूव किया जाता है क्वालिटी और जो परफॉर्मेंस है एक प्रोडक्ट की या प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की, एक नहीं बल्कि कई सारी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज। और उसके बाद फिर पोका योग है जो कि नाम से ही आपको लग रहा होगा कि जैपनीज़ है ये। सो ये जो एक क्वालिटी मैनेजमेंट टेक्निक है जिसको यूज़ करके प्रिवेंट किया जाता है एरर्स या मिस्टेक होने से, इनके रोका जाता है उसको होने से मैन्युफैक्चरिंग के दरमियान या फिर जो सर्विस डिलीवरी प्रोसेस है। और उसके बाद फिर क्वालिटी डिप्लॉयमेंट फंक्शन, ये जो स्ट्रक्चर अप्रोच है जिसको यूज़ करके ट्रांसलेट किया जाता है कस्टमर की नीड्स और एक्सपेक्टेशन को स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के अंदर या फिर सर्विस डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स। सो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस फेलियर्स विद पोका योग अपॉर्चुनिटीज़। सो सर्विस सर्वर एरर, अब ये जो हेडिंग है सर्वर एरर की, सो इश्यूज या एरर्स जो है वो होते हैं सर्वर के साथ। सो टास्क,
डूइंग वर्क इनकरेक्टली, स्पेसिफिक टास्क है जिसको ज़रूरत है परफॉर्म होने की लेकिन हो रहा है वो इनकरेक्टली। और ट्रीटमेंट, फेलियर टू लिसन टू कस्टमर, सम्राट एक सिचुएशन जहाँ पर कस्टमर फीडबैक या रिक्वेस्ट को आर नॉट बीइंग टेकन इनटू अकाउंट अप्रोप्रिएटली। और उसके बाद फिर टेंजिबल्स, फेलियर टू वेयर क्लीन यूनिफॉर्म, यानी कि इंडिविजुअल एम्प्लॉय जो है वो एडहेयर नहीं कर रहा है जो ड्रेस कोड है या फिर यूनिफॉर्म पॉलिसी है उसके साथ। और उसके बाद फिर प्रिपरेशन, फेलियर टू ब्रिंग नेसेसरी मटेरियल, यानी कि कस्टमर जो वो इनकाउंटर कर सकता है प्रॉब्लम बिकॉज दे हैव नॉट ब्राउट द रिक्वायर्ड आइटम्स और इन इंफॉर्मेशन। और उसके बाद है इनकाउंटर फेलियर टू फॉलो सिस्टम फ्लो, कस्टमर जो है वो डेविएट कर सकता है एक्सपेक्टेड या जो रिकमेंडेड प्रोसेस है और उससे क्या होगा कि फिर चैलेंजेस या एरर्स। और फिर रेजोल्यूशन, फेलियर टू सिग्नल फ्री सर्विस फेलियर, कस्टमर जो फेल हो सकता है कम्युनिकेट के लिए या फिर नोटिफाई करने में जो सर्विस प्रोवाइडर है सर्विस फेलियर के बारे में जो कि उसने एक्सपीरियंस किया उन्होंने। और उससे क्या होगा कि रुकेगा जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है। सो हाउस ऑफ क्वालिटी, इसमें हम बात करते हैं कस्टमर परसेप्शन और सर्विस एलिमेंट की, वेदर रिलेशन इज स्ट्रॉन्ग मीडियम और वीक। सो अचीविंग सर्विस क्वालिटी, सो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी जो है वो एक कॉन्सेप्ट है जो कि असेस करता है एक्सपेंसेस जो कि एसोसिएट होते हैं इंश्योर करने के साथ जो क्वालिटी है प्रोडक्ट या सर्विस की। और उसके बाद फिर सर्विस प्रोसेस कंट्रोल, ये जो है वो एप्लीकेशन है मेथडोलॉजीज़ की और टेक्निक की कि मॉनिटर किया जाए, रेगुलेट किया जाए, इम्प्रूव किया जाए जो डिलीवरी है सर्विस की। और फिर है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, ये जो एक मेथड है जिसको यूज़ करके मॉनिटर किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है ताकि इंश्योर किया जाए कि वो ऑपरेट करें स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर। और उसके बाद है अनकंडीशनल सर्विस गारंटी, ये जो एक कस्टमर सेंट्रिक कमिटमेंट है जो कि करता है एक सर्विस प्रोवाइडर। सो कॉस्ट ऑफ सर्विस क्वालिटी बैंक एग्जाम्पल, सो जो फेलियर कॉस्ट है उसमें एक्सटर्नल इंटरनल और रिकवरी आ जाती है। सो एक्सटर्नल के अंदर जो आएंगी वो है इसमें लॉस ऑफ फ्यूचर बिजनेस का लॉस हो जाना, नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ होना, लाइबिलिटी इंश्योरेंस होना, लीगल जजमेंट होना और इंटरेस्ट पेनल्टीज होना। जबकि इंटरनल जो होगी वहाँ पे स्क्रैप फॉर्म होगा, रीवर्क होगा और रिकवरी जो है इस पर एक्सपीडिट डिस्ट्रप्शन है, लेबर और मटेरियल्स हैं। और डिटेक्शन जो कॉस्ट होगी डिटेक्ट करने की वो है प्रोसेस कंट्रोल, पीयर रिव्यू, सुपरविजन, कस्टमर कमेंट कार्ड और इंस्पेक्शन। और जो प्रिवेंशन होगी रोकने वाली कॉस्ट उसमें आएगी क्वालिटी प्लानिंग, ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्वालिटी ऑडिट्स, डेटा एक्विजिशन और एनालिसिस, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन और सप्लायर एवेल्यूशन। सो कंट्रोल चार्ट ऑफ डिपार्चर डिस्प्ले, सो जो कंट्रोल चार्ट ऑफ डिपार्चर डिस्प्ले है ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और स्टैटिस्टिकल टूल जिसको यूज़ करती हैं एयरलाइन या ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज के मॉनिटर करें और मैनेज करें जो वेरिएबिलिटी आती है उनकी फ्लाइट के डिपार्चर टाइम्स के अंदर। लेक्चर नंबर 25, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सो फिलॉसफी जो कि इन्वॉल्व करती है हर किसी को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंटिन्यूअल एफर्ट में ताकि इम्प्रूव किया जाए क्वालिटी और अचीव किया जाए कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और TQM एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है जिसका फोकस है एम्पावर करने के ऊपर एम्प्लॉयज़, तमाम लेवल के जितने भी लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं उनको एम्पावर करना कि ऑनरशिप लें क्वालिटी की और एक्टिवली पार्टिसिपेट करें प्रोसेस में, कि आइडेंटिफाई करें, एलिमिनेट करें इनएफिशिएंसीज, डिफेक्ट और कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन। सो TQM अप्रोच, फाइंड आउट कि क्या कस्टमर चाहता है और ये मार्केटिंग के ज़रिए होगा। नॉर्मली मार्केटिंग को लोग सेल्स समझते हैं लेकिन मार्केटिंग का जो मेन जो कोर जो पर्पस है वो क्या है, मालूम करना कि कस्टमर की वांट्स क्या हैं। सो मार्केटिंग प्ले करती है क्रूशियल रोल अंडरस्टैंड करने में कस्टमर की नीड्स, प्रेफरेंसेस और एक्सपेक्टेशन। और उसके बाद ये कि डिज़ाइन करना प्रोडक्ट या सर्विस जो कि मीट करे या एक्सीड करे कस्टमर की वांट्स को। सो डिज़ाइन डिपार्टमेंट लेता है इनसाइट्स जो कि प्रोवाइड करते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट और ट्रांसफॉर्म करता है उसको टेंजिबल प्रोडक्ट या सर्विस में जो कि अलाइन करे कस्टमर की वांट्स के साथ। और डिज़ाइन प्रोसेसेस दैट फैसिलिटेट डूइंग द राइट जॉब राइट द फर्स्ट टाइम। सो ऑपरेशन
डिपार्टमेंट फोकस ऑन स्ट्रीमलाइनिंग इंटरनल प्रोसेसेस ताकि इंश्योर किया जाए एफिशिएंसी, क्वालिटी और कंसिस्टेंसी, और अडॉप्टिंग करते हुए प्रिंसिपल्स जैसे कि सिक्स सिग्मा, लीन या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। वो डिज़ाइन करते हैं वर्क फ्लो जो कि मिनिमाइज करता है एरर्स, रिड्यूस करता है वेस्ट, इन्हेंस करता है प्रोडक्टिविटी। और उसके बाद क्या है कि ट्रैक रखना रिजल्ट का। सो सीनियर और जनरल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओवर सी करने के ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन की। और उसके बाद ये कि एक्सटेंड दिस कॉन्सेप्ट टू सप्लायर्स, सो एक्सटेंड करना कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच को सप्लायर तक। और इसमें क्या है कि क्रिएट करना है कि स्ट्रॉन्ग कोलेबरेटिव रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग कोलेबरेटिव रिलेशनशिप्स जो है वो क्रिएट करना। और जो एलिमेंट्स है टीटीएम के उसके अंदर कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट है, कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट है, टीम अप्रोच भी है, डिसीजन जो कि बेस कर फैक्ट्स के ऊपर, नॉलेज है टूल्स की, और सप्लायर क्वालिटी है, चैंपियन है क्वालिटी एट द सोर्स, और इसके अलावा सप्लायर्स है। सो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। सो काइजन जो एक फिलॉसफी जो कि रूटेड है जापानीज वर्ड फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में, और एक मैनेजमेंट अप्रोच है जो कि एडवोकेट करती है मेकिंग ऑन गोइंग इंक्रीमेंटल एडवांसमेंट इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट। और मेन गोल जो है काइजन का वो क्या है कि फॉस्टर करना एक कल्चर जो है वो कंटिन्यूस लर्निंग का और इनोवेशन का, इनकरेज करना तमाम एम्प्लॉयज़ को कि एक्टिवली इन्वॉल्व हो आइडेंटिफाई करने में इनएफिशिएंसीज, रिड्यूस करने में वेस्ट और इन्हांस करने में प्रोडक्टिविटी। सो क्वालिटी एट द सोर्स। सो फिलॉसफी है जो कि बनाती है, ऐसी फिलॉसफी जो कि बनाती है हर वर्कर को रिस्पॉन्सिबल क्वालिटी के लिए अपने वर्क की। सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्वालिटीज़ के अंदर डिज़ाइन है, कन्फर्म्स टू डिज़ाइन है, सर्विस है और ईज़ ऑफ यूज़ है। सो क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन से मुराद ओवरऑल इफेक्टिवनेस और एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द डिज़ाइन ऑफ अ प्रोडक्ट या सर्विस, और इंटेंशन ऑफ डिज़ाइनर टू इंक्लूड और एक्सक्लूड। सो ये जो एस्पेक्ट है फोकस है डिज़ाइन के ऊपर जो कि बनाते हैं डिज़ाइनर जब वो क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट या सर्विस, और फीचर्स इन अ प्रोडक्ट या सर्विस, जो फीचर्स हैं एक प्रोडक्ट या सर्विस में, और कन्फर्मेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस, यानी कि क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस मेजर करती है कि किस हद तक जो है वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स या डिलीवर्ड सर्विसेज अलाइन करती हैं ओरिजिनल डिज़ाइन इंटेंट के साथ। और उसके बाद है फिर क्वालिटी ऑफ ईज़ ऑफ यूज़, इससे मुराद इनके कितनी सिंपल और इंट्यूटिव है एक प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर के लिए कि वो यूज़ करे इफेक्टिवली। और उसके बाद है फिर क्वालिटी ऑफ सर्विस आफ्टर डिलीवरी, यानी कि लेवल ऑफ सपोर्ट और जो असिस्टेंट प्रोवाइड की जाती है कस्टमर को जब उन्होंने परचेज कर ली होती है एक प्रोडक्ट या सर्विस। सो नाउ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पुअर क्वालिटी, जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसमें पहला है लॉस ऑफ बिजनेस। पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस से क्या होगा, डिससेटिस्फाई कस्टमर होंगे, जो कि उससे फिर क्या होगा कि लॉस होगा बिजनेस का। और उसके बाद फिर लाइबिलिटी, जब एक प्रोडक्ट या सर्विस पुअर क्वालिटी की होती है और वो हार्म करती है कस्टमर्स को या दूसरी पार्टीज़ को, कंपनी जो है वो फेस कर सकती है लीगल लाइबिलिटी। और उसके बाद है प्रोडक्टिविटी, पुअर क्वालिटी जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है प्रोडक्टिविटी को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और उसके बाद फिर कॉस्ट, पुअर क्वालिटी से हायर कॉस्ट आती है कंपनी के लिए। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी टॉप मैनेजमेंट, सो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वालिटी की अल्टीमेटली लाई करती है टॉप मैनेजमेंट के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन की। और उसके बाद है फिर डिज़ाइन डिपार्टमेंट, डिज़ाइन डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है इंश्योर करने के लिए कि प्रोडक्ट जो है वो इस तरह डिज़ाइन हो के मीट करे कस्टमर की जो नीड्स और स्पेसिफिकेशन है, और एडहेयर करते हुए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ। और उसके बाद है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सोर्स करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए सप्लायर। और उसके बाद फिर प्रोडक्शन या फिर ऑपरेशन डिपार्टमेंट, ये रिस्पॉन्सिबल होता है एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग के लिए या फिर सर्विस करने के लिए, डिलीवरी सर्विस डिलीवरी प्रोडक्ट। और उसके बाद फिर क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है ओवरसी करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। और उसके बाद फिर पैकेजिंग एंड शिपिंग डिपार्टमेंट, ये प्ले करता है क्रूशल क्रिटिकल रोल मेंटेन करने में प्रोडक्ट क्वालिटी
स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान, और उसके बाद है मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट जो कि इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है प्रोडक्ट क्वालिटी, कस्टमर फीडबैक और मार्केट रिसर्च के जरिए। उसके बाद है कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, प्ले करता है वाइटल रोल एड्रेस करने में कस्टमर कंप्लेंट्स, क्वायरीज और फीडबैक्स। सो कॉस्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सो इंटरनल फेलियर कॉस्ट, इससे मुराद वो कॉस्ट जो कि ऑर्गेनाइजेशन इनकर करती है एड्रेस करने के लिए प्रॉब्लम्स या फिर डिफेक्ट जो कि फाउंड हो जाते हैं प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर, इससे पहले कि उसको डिलीवर किया जाए कस्टमर को, यानी कि कस्टमर को डिलीवर करने से पहले। और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट तब होती हैं जब प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो डिलीवर हो चुकी होती है कस्टमर को। उसके बाद है फिर अप्रेजल कॉस्ट। अप्रेजल कॉस्ट वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को इनकर करती है असेस करने के लिए और एवेल्यूएट करने के लिए जो क्वालिटी है उसकी प्रोडक्ट या सर्विस की। और उसके बाद है फिर प्रिवेंशन कॉस्ट, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन इनकर करती है कि ताकि प्रोएक्टिवली प्रिवेंट करे डिफेक्ट्स और क्वालिटी इश्यूज अकर होने से पहले। सो क्वालिटी एंड एथिक्स, क्वालिटी के साथ एथिक्स का भी ताल्लुक होता है। लेक्चर नंबर 26, क्वालिटी सर्टिफिकेशन। ISO 14000। ISO 14000 जो वो एक सेट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का जिसका फोकस है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के ऊपर, और ISO 9000 ये भी सेट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जिसका फोकस है क्वालिटी मैनेजमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर। सिक्स सिग्मा अगर स्टैटिस्टिकली तौर पे बात की जाए तो इसका मतलब ये है कि 3 या 4 से ज़्यादा डिफेक्ट ना होना पर मिलियन। और कंसेप्चुअली प्रोग्राम डिज़ाइन टू रिड्यूस डिफेक्ट्स, यानी कि कंसेप्चुअली डिज़ाइन प्रोग्राम फोकस ऑन डिफेक्ट रिडक्शन, यानी जो फोकस है वो है डिफेक्ट रिडक्शन के ऊपर, और रिक्वायर करता है यूज़ करना सर्टेन टूल्स का भी और जो टेक्निक्स हैं। सो सिक्स सिग्मा प्रोग्राम्स के अंदर क्या है, इम्प्रूव करना क्वालिटी, कट करना कॉस्ट के अंदर कमी लाना, टाइम को सेव करना, और एम्प्लॉयड होता है डिज़ाइन में, प्रोडक्शन में, सर्विस में, ऑपरेशन मैनेजमेंट में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और जो डिलीवरी है। सो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें शामिल है प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, ये क्रूशल है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो है वो क्रूशल है सक्सेस के लिए इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव्स की, और डिफाइनिंग परफॉर्मेंस मेरिट जो परफॉर्मेंस का मेरिट है, और उसके बाद ये कि सेलेक्टिंग प्रोजेक्ट्स लाइकली टू सक्सीड। सिक्स सिग्मा के अंदर प्रोजेक्ट सिलेक्शन जो है वो क्रिटिकल होती है मैक्सिमाइज करने के लिए जो इम्पैक्ट है इम्प्रूवमेंट एफर्ट्स का, और उसके बाद है फिर सिलेक्टिंग एंड ट्रेनिंग एप्रोप्राइट पीपल, सेलेक्ट करना, ट्रेन करना एप्रोप्राइट लोगों को। सक्सेस जो है सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट की हैविली रिलाई करती है स्किल्स के ऊपर और जो एक्सपर्टीज़ है टीम मेंबर्स इन्वॉल्व की, और इसमें क्या है कि केयरफुल सिलेक्शन करना है ऐसे इंडिविजुअल्स की जिनके पास नेसेसरी नॉलेज हो, एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी हो, ताकि कंट्रीब्यूट करें इफेक्टिवली इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव्स को। और उसके बाद फिर सिक्स सिग्मा टेक्निकल, पहला है इम्प्रूविंग प्रोसेस परफॉर्मेंस। तो वन ऑफ द प्राइमरी गोल जो है प्रोसेस इम्प्रूवमेंट का वो क्या है कि इन्हेंस करना प्रोसेस परफॉर्मेंस, और उसके बाद वेरिएशन से मुराद फ्लक्चुएशन या इनकन्सिस्टेंसी होती है आउटकम्स या आउटपुट में। और उसके बाद है कि फिर यूटिलाइजिंग स्टैटिस्टिकल मॉडल। सो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस प्ले करता है फंडामेंटल रोल प्रोसेस इम्प्रूवमेंट मेथडोलॉजीज। और उसके बाद है फिर डिज़ाइनिंग स्ट्रक्चर्ड इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटजी, एक स्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटजी जो है एसेंशियल है गाइड करने के लिए प्रोसेस इम्प्रूवमेंट एफर्ट्स इफेक्टिवली। सो सिक्स सिग्मा की जो टीम है इसके अंदर टॉप मैनेजमेंट है, प्रोग्राम चैम्पियंस हैं, मास्टर ब्लैक बेल्ट्स हैं और ग्रीन बेल्ट्स हैं। सो इसका जो प्रोसेस है सिक्स सिग्मा का, इसमें सबसे पहले डिफाइन करना, फिर मेजर करना, एनालाइज करना, इम्प्रूव करना और कंट्रोल करना। और जो ऑब्स्टिकल्स हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए TQM वो है पहला लैक ऑफ कंपनी वाइड डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी, एक यानी कमी होना कंपनी वाइड जो डेफिनेशन है। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन लैक करती है क्लियर और जो यूनिफाइड डेफिनेशन है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट क्वालिटी, सो उससे क्या होता है कन्फ्यूजन होती है स्टैंडर्ड्स के बारे में और जो एक्सपेक्टेशन है प्रोडक्ट या सर्विस की। और उसके बाद ये है कि फिर लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर चेंज, बगैर एक वेल डिफाइंड स्ट्रेटेजिक प्लान के
चेंज के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रगल करती है इम्प्लीमेंट करने में इम्प्रूवमेंट इफेक्टिवली, और उसके बाद फिर लैक ऑफ कस्टमर फोकस। उससे क्या हो सकता है कि लैक ऑफ कस्टमर फोकस जो होता है उससे ये होगा कि ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोड्यूस करेगी प्रोडक्ट या सर्विस वो फुली तौर पे मीट नहीं करेंगी कस्टमर की नीड्स और एक्सपेक्टेशंस। और उसके बाद ये फिर कि लैक ऑफ रियल एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। बगैर रियल एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के ऑर्गेनाइजेशन मिस आउट ऑन इंसाइट वैल्यूएबल इंसाइट एंड आइडियाज फ्रॉम फ्रंटलाइन एम्प्लॉयज़। और वो एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली इंट्रैक्ट करते हैं कस्टमर्स और प्रोसेस के साथ। और उसके बाद फिर लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन। मोटिवेटेड एम्प्लॉय जो है वो ज़्यादा तौर पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट एफर्ट्स के अंदर एंड टेक ऑनरशिप ऑफ देयर रोल डिलीवर करने में क्वालिटी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज। और उसके बाद फिर लैक ऑफ टाइम टू डिवोट टू क्वालिटी इनिशिएटिव्स। ऑर्गेनाइजेशन जो कि एलोकेट नहीं करती सफिशेंट टाइम जो है क्वालिटी इनिशिएटिव्स के लिए, वो स्ट्रगल करती हैं कि वो करें प्रोग्रेस इंप्रूव करने में प्रोसेसेस और एड्रेस करने में क्वालिटी इश्यूज। उसके बाद लैक ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप जो क्रिटिकल फैक्टर है ड्राइव करने में एक कल्चर ऑफ क्वालिटी और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑब्स्टेकल्स टू इम्प्लीमेंटिंग TQM। पहला है पुअर इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। इससे मुराद इनफेक्टिव या इनएडिकेट इंफॉर्मेशन शेयरिंग और कोलैबोरेशन जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या टीम के दरमियान एक ऑर्गेनाइजेशन में। और उसके बाद फिर व्यू ऑफ क्वालिटी एज अ क्विक फिक्स। जब क्वालिटी को देखा जाता है एज अ क्विक फिक्स या फिर शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटाइज करती हैं सुपरफिशियल इंप्रूवमेंट या फिर टेम्परेरी सोल्यूशन इसके मुकाबले में कि वो एड्रेस करें रूट कॉजेज ऑफ क्वालिटी इश्यूज। और उसके बाद ये कि फिर एम्फेसिस ऑन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिजल्ट। एक एक्सेसिव फोकस होना शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिजल्ट्स के ऊपर वो अंडरमाइन कर सकता है कमिटमेंट टू क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव्स। और उसके बाद फिर इंटरनल पॉलिटिक्स एंड टर्फ वॉर्स। इंटरनल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और जो टर्फ वॉर हो सकती हैं जब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या इंडिविजुअल जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो प्रायोरिटाइज करते हैं अपने इंटरेस्ट को या एजेंडास को कलेक्टिव गोल्स के ऊपर। सो जो क्रिटिसिज्म है TQM के, पहला है ब्लाइंड परस्यूट ऑफ TQM प्रोग्राम। इससे मुराद इम्प्लीमेंट करना क्वालिटी इनिशिएटिव्स को बगैर एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग के ऑर्गेनाइजेशन की जो स्पेसिफिक नीड्स या और ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हैं। और उसके बाद है कि फिर प्रोग्राम में नॉट बी लिंक टू स्ट्रेटजीज। सो जब क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम जो वो अलाइन नहीं होते ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल स्ट्रेटजीज और ऑब्जेक्टिव के साथ, सो वो फेल हो जाते हैं डिलीवर करने में मीनिंगफुल रिजल्ट्स। और उसके बाद है फिर क्वालिटी रिलेटेड डिसीजंस में नॉट टाइड टू मार्केट परफॉर्मेंस। सो क्वालिटी रिलेटेड डिसीजंस करना जो कि सोली तौर पे बेस करें इंटरनल मेजर्स या स्टैंडर्ड्स के ऊपर बगैर कंसिडर किए हुए मार्केट परफॉर्मेंस या कस्टमर फीडबैक, उससे क्या होगा कि डिस्कनेक्ट होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन बिलीव करती है क्वालिटी और जो कस्टमर एक्चुअली वैल्यू देता है। और उसके बाद ये कि फिर फेलियर टू केयरफुली प्लान अ प्रोग्राम। लैक ऑफ केयरफुल प्लानिंग जो है एक सिग्निफिकेंट बैरियर है सक्सेसफुल क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव्स का। सो बेसिक स्टेप जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, उसमें सबसे पहले क्या आता है कि डिफाइन करना प्रॉब्लम और इस्टेब्लिश करना एक इम्प्रूवमेंट गोल, कलेक्ट करना डेटा, एनालाइज करना प्रॉब्लम, जनरेट करना पोटेंशियल सॉल्यूशंस, चूज करना एक सॉल्यूशन, इंप्लीमेंट करना सॉल्यूशन, मॉनिटर करना सॉल्यूशन को कि देखा जाए कि क्या वो एकम्प्लिश करता है गोल। सो प्रोसेस इंप्रूवमेंट एक सिस्टमेटिक अप्रोच है इम्प्रूव करने के लिए प्रोसेस, और इसमें है प्रोसेस मैपिंग, एनालाइज करना प्रोसेस को और रीडिज़ाइन करना प्रोसेस को। सबसे पहले फिर प्रोसेस मैपिंग देखते हैं, प्रोसेस इंप्रूवमेंट है जिसके अंदर प्रोसेस मैपिंग है। सो प्रोसेस इंप्रूवमेंट जो है ये जो एक सिस्टमेटिक अप्रोच है इन्हेंस करने के लिए एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और जो क्वालिटी है स्पेसिफिक प्रोसेस की एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और प्रोसेस मैपिंग की अगर अब हम बात करें तो ये जो एक टेक्निक है जिसको यूज़ करते हुए विजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है एक प्रोसेस को डिटेल में। और फिर एनालाइज द प्रोसेस एनालिसिस में क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू और असेसमेंट है एग्जिस्टिंग प्रोसेस की कि आइडेंटिफाई किया जाए इनएफिशिएंसीज और अपॉर्चुनिटीज़ इंप्रूवमेंट के लिए और एरियाज जहाँ पे प्रोसेस को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। और फिर है रीडिज़ाइन द प्रोसेस है फिर। सो बेस्ड ऑन इंसाइट गैदर्ड फ्रॉम द प्रोसेस एनालिसिस और जो आंसर्स हैं टू द क्वेश्चंस पोस्ड इन द प्रीवियस स्टेप, प्रोसेस
उसके बाद क्या होता है रीडिज़ाइन, ताकि इम्प्रूव किया जाए उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। और रीडिज़ाइनिंग में क्या है कि रीसीक्वेंसिंग स्टेप्स, एलिमिनेट करना अननेसेसरी एक्टिविटीज़ और ऑटोमेटिंग करना सर्टेन टास्क की, या फिर इंट्रोड्यूस करना नए टूल्स या टेक्नोलॉजीज ताकि एनहेंस किया जाए प्रोडक्टिविटी और रिड्यूस किया जाए एरर। सो PDS है साइकिल। सबसे पहले इसमें है प्लान। सो स्टडी डॉक्यूमेंट द एग्जिस्टिंग प्रोसेस। इसमें क्या है कि करंट प्रोसेस जो है वो थोरोली स्टडी होता है, डॉक्यूमेंटेड होता है। और उसके बाद फिर कलेक्ट डेटा टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स। डेटा कलेक्शन एक क्रूशियल स्टेप है आइडेंटिफाई करने के लिए एरियाज ऑफ कंसर्न और जो पोटेंशियल इश्यूज होते हैं प्रोसेस में। और उसके बाद फिर सर्वे डेटा एंड डेवलप अ प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट। जब डेटा कलेक्ट हो जाता है और एनालाइज होता है, सो टाइम होता है कि इंटरप्रेट किया जाए फाइंडिंग्स और डिटरमाइन किया जाए एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। और उसके बाद फिर स्पेसिफाई मेजर्स फॉर इवेल्यूएटिंग द प्लान। सो यहाँ पे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाई द मेजर्स और मैट्रिक्स जो कि यूज़ होंगे इवेल्यूएट करने के लिए सक्सेस जो इम्प्रूवमेंट प्लान की। उसके बाद में डू, इसमें क्या है कि इम्प्लीमेंट द प्लान ऑन अ स्मॉल स्केल। इम्प्रूवमेंट प्लान को किया जाता है एक्शन के अंदर स्मॉल स्केल के ऊपर या फिर पायलट बेसिस। और उसके बाद में डॉक्यूमेंट एनी चेंजेस मेड ड्यूरिंग दिस फेज। सो तमाम चेंजेस, ऑल चेंजेस मेड टू द प्रोसेस वो केयरफुली डॉक्यूमेंटेड होती हैं। और उसके बाद ये कि फिर कलेक्ट डेटा सिस्टमेटिकली फॉर इवैल्यूएशन। सो जबकि इम्प्लीमेंटिंग के दरमियान इम्प्रूवमेंट प्रोसेस डेटा जो वो कलेक्ट होता है सिस्टमेटिकली के एवेल्यूएट किया जाए आउटकम और मेजर किया जाए जो इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस है। और उसके बाद में स्टडी। सो फोकस जो होता है वो होता है इवेल्यूएट करने के ऊपर जो डेटा कलेक्ट हुआ ड्यूरिंग द डू फेज के डिटरमाइन किया जाए जो इफेक्टिवनेस है इम्प्लीमेंटेड चेंजेस की। सो इवेल्यूएट द डेटा कलेक्टेड ड्यूरिंग दिस फेज। सो जो डेटा कलेक्ट हुआ वो डू फेज के दरमियान वो थोरोली इवेल्यूएट होता है और एनालाइज होता है। और उसके बाद ये कि फिर चेक हाउ क्लोजली द रिजल्ट्स मैच द ओरिजिनल गोल्स ऑफ द प्लान फेज। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन कंपेयर करती है जो रिजल्ट हासिल हुए डू फेज के दरमियान ओरिजिनल गोल्स से और जो ऑब्जेक्टिव डिफाइंड है प्लान फेज में। और उसके बाद फिर एक्ट। सो अगर रिजल्ट जो है वो सक्सेसफुल है, स्टैंडर्डाइज द न्यू मेथड और कम्युनिकेट किया जाए न्यू मेथड तमाम लोगों के साथ जो कि एसोसिएट है प्रोसेस से, और इम्प्लीमेंट की जाए ट्रेनिंग जो है न्यू मेथड के लिए। और अगर रिजल्ट अनसक्सेसफुल है सो रिवाइज किया जाए प्लान, रिपीट किया जाए प्रोसेस या फिर सीज किया जाए उस प्रोजेक्ट को। सो 7 बेसिक टूल्स हैं आपके सामने, जिसमें सबसे पहले चेक शीट है, फ्लो चार्ट है, हिस्टोग्राम है, पैरेटो चार्ट है, स्केचर डायग्राम है, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल और क्वालिटी सर्कल्स, टीम अप्रोच, इसमें लिस्ट रिडक्शन, बैलेंस शीट एंड पेयर कंपैरिजन। सो बेंचमार्क प्रोसेस, आइडेंटिफाई करना क्रिटिकल प्रोसेस जिसको ज़रूरत है इम्प्रूविंग की, और आइडेंटिफाई करना एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक्सेल करती है उस प्रोसेस के अंदर, कांटेक्ट करना उस ऑर्गेनाइजेशन से, एनालाइज करना डेटा और इम्प्रूव करना क्रिटिकल प्रोसेस। लेक्चर नंबर 27, कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। सो फेजेस जो है क्वालिटी एश्योरेंस के, सो लीस्ट प्रोग्रेसिव है जो जितना लेफ्ट पे अगर आप देखें, और मोस्ट प्रोग्रेसिव है राइट पे। सो एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग जो कि लीस्ट प्रोग्रेसिव है, इसमें है इंस्पेक्शन करना प्रोडक्शन से पहले या उसके बाद, और फिर है प्रोसेस कंट्रोल, इंस्पेक्शन और करेक्टिव एक्शन लेना प्रोडक्शन के दरमियान, और उसके बाद फिर क्वालिटी बिल्ट इनटू द प्रोसेस। सो जी ये मोस्ट प्रोग्रेसिव है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। सो सबसे पहले इनपुट होते हैं, उसकी ट्रांसफॉर्म किया जाता है उनको, और फिर आउटपुट होता है उससे। सो इंस्पेक्शन कॉस्ट पर हाउ मच और हाउ ऑफन। सो टोटल कॉस्ट का ग्राफ आप देख रहे हैं जो नीचे की तरफ आ रहा है ग्रीन लाइन, और टोटल जो कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और कॉस्ट ऑफ पासिंग डिफेक्ट्स ये भी नीचे की तरफ आ रहा है। और जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन और कॉस्ट ऑफ पासिंग डिफेक्टिव्स, सो ये जो है यहाँ पर ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ इंस्पेक्शन को डिटरमाइन किया जा रहा है। सो इंस्पेक्शन कॉस्ट पर हाउ मच और हाउ ऑफन। सो विद इंक्रीज इन इंस्पेक्शन एक्टिविटीज़, इंक्रीज होने से के साथ इंस्पेक्शन एक्टिविटीज़ में जो कॉस्ट है डिटेक्टेड डिफेक्टिव्स की डिक्रीज होती है। सो जब इंस्पेक्शन होती है या फिर क्वालिटी चेक्स जो एक प्रोसेस में या फिर प्रोडक्शन लाइन में, सो जो लाइकलीहुड है आइडेंटिफाई करने की डिफेक्ट्स
अर्ली ऑन इंक्रीजेस, और उससे जो है वो क्या होता है कि डिटेक्शन और जो रेक्टिफिकेशन है डिफेक्ट्स की, इससे पहले कि वो रीच करें फाइनल स्टेजेस को प्रोडक्शन के या फिर एंड यूज़र, और रिजल्ट उससे क्या निकलता है कि जो ओवरऑल कॉस्ट एसोसिएट होती है अनडिटेक्टेड डिफेक्ट्स के साथ उसमें रिड्यूस कम होती है वो। सो वेयर टू इंस्पेक्ट इन द प्रोसेस, कहाँ इंस्पेक्ट किया जाए प्रोसेस में? पहला है रॉ मटेरियल एंड परचेज पार्ट। एसेंशियल होता है कि इंश्योर किया जाए कि जो रॉ मटेरियल और पार्ट जो कि परचेज किए गए प्रोडक्शन के लिए मीट करें रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, और उसके बाद है फिर कि फिनिश प्रोडक्ट्स। अगर कस्टमर रिसीव करता है पुअर क्वालिटी फिनिश प्रोडक्ट, सो वो रिटर्न कर सकता है उनको रिप्लेसमेंट के लिए या फिर रिफंड के लिए। और उसके बाद है कि बिफोर अ कॉस्टली ऑपरेशन, सो अंडरटेक करने से पहले कोई भी एक्सपेंसिव या फिर रिसोर्स इंटेंसिव ऑपरेशन क्रूशल होता है कि इंश्योर किया जाए तमाम प्रिपरेटरी वर्क जो है उसको किया जाए सही तरीके से। और उसके बाद है कि बिफोर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पर प्रोडक्शन प्रोसेस इरिवर्सिबल है जैसे कि पोट्री, केरामिक्स और मैन्युफैक्चरिंग, पीसी चिप्स या फिर गिलास फिलामेंट्स, इंश्योर करना क्वालिटी को हर स्टेप के ऊपर क्रिटिकल होता है। और उसके बाद है कि फिर बिफोर अ कवरिंग प्रोसेस, अप्लाई करने से पहले कवरिंग या फिर फिनिशिंग प्रोसेस जैसे कि पेंटिंग या प्लेटिंग एसेंशियल होता है कि इंश्योर किया जाए अंडरलाइंग प्रोडक्ट जो फ्री हो डिफेक्ट से। सो सेंट्रलाइज वर्सेस ऑन साइट इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन प्ले करती है क्रूशियल रोल इंश्योर करने में सेफ्टी, रिलायबिलिटी और जो क्वालिटी होती है बहुत सी इंडस्ट्रीज़ की और प्रोसेसेस की, और इसमें शामिल है मेटिकुलसली असेस करना शिप्स, न्यूक्लियर प्लांट्स, पेट्रोलियम रिफाइनरीज और प्लांट केमिकल प्लांट इक्विपमेंट पोटेंशियल डिफेक्ट्स के लिए जैसे कि क्रैक्स और ब्रिटल फ्रैक्चर्स दोनों एक्सटर्नली और इंटरनली। सो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, सो इसमें क्या है कि सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग करना और इवेल्यूएट करना आउटपुट जो एक प्रोसेस की प्रोडक्शन के दरमियान यूज़ करते हुए स्टैटिस्टिकल टूल्स और टेक्निक। उसके बाद क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस, इससे मुराद ये कि किस हद तक एक प्रोडक्ट या सर्विस एडहेयर करती है स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स के साथ या फिर जो स्टैंडर्ड्स हैं। सो उसके बाद है फिर पर्पस, कंट्रोल चार्ट का पर्पस मॉनिटर करना प्रोसेस आउटपुट के, देखें कि क्या वो रैंडम है, और अपर और लोअर कंट्रोल लिमिट जो है वो डिफाइन करती है रेंज जो है एक्सेप्टेबल वेरिएशंस की। सो अब आपके सामने कंट्रोल चार्ट है जहाँ पर अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट है और दरमियान में जो वो मीन है, और जो इनसे बाहर है ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, सो ये जो है आउट ऑफ कंट्रोल है। सो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल प्रोसेस में सबसे पहले डिफाइन करना, फिर मेजर करना, फिर कंपेयर करना, इवेल्यूएट करना, करेक्ट करना और मॉनिटर करना रिजल्ट्स को। सो वेरिएशन एंड कंट्रोल, रैंडम वेरिएशन की बात की जाए सो इससे मुराद इनहेरेंट फ्लक्चुएशन होती हैं आउटपुट के अंदर एक प्रोसेस की, जो कि होती हैं न्यूमेरियस माइनर और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स की वजह से। और उसके बाद फिर असाइनेबल वेरिएशंस, ये जो है टाइप है एक वेरिएशन की जो कि आती है स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल फैक्टर्स से या फिर कॉजेज से। सो वेरिएबिलिटी जो है एक सैम्पल स्टैटिस्टिक की इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि रिप्रेजेंट करती है रेंज पॉसिबल वैल्यूज़ की दैट द स्टैटिस्टिक कैन टेक, जब मल्टीपल सैम्पल्स जो है वो ड्रॉन होते हैं सैम्पल पॉपुलेशन से। और मेन ऑब्जेक्टिव जो है सैम्पलिंग का वो है असेस करना प्रोसेस आउटपुट और डिटरमाइन करना कि इफ़ देयर आर नॉन रैंडम असाइनेबल या फिर करेक्टेबल जो सोर्सेस हैं वेरिएशन प्रेजेंट की। सो कंट्रोल चार्ट जो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ टाइम ऑर्डर्ड सैम्पल स्टैटिस्टिक्स, जिसको यूज़ करके डिफ्रेंशिएट किया जाता है रैंडम और नॉन रैंडम वेरिएबिलिटी के दरमियान एक प्रोसेस के अंदर, और उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है बेस्ड ऑन द सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन जो प्राइमरीली डिस्क्राइब करता है रैंडम वेरिएबिलिटी और इनहेरेंट फ्लक्चुएशन जो है रिजल्टिंग फ्रॉम काउंटलेस माइनर फैक्टर्स इन द प्रोसेस। कंट्रोल चार्ट हेल्प करता है मॉनिटर करने में प्रोसेस को ओवर टाइम, और जो सेंट्रल लाइन है उसके साथ वो रिप्रेजेंट कर रही है प्रोसेस एवरेज, और अपर और लोअर कंट्रोल लिमिट जो है वो इंडिकेट करते हैं रेंज एक्सेप्टेबल वेरिएशंस की। सो जब एक सैम्पल स्टैटिस्टिक फॉल करता है अपर कंट्रोल और लोअर कंट्रोल लिमिट के दरमियान एक कंट्रोल चार्ट के ऊपर, ये सजेस्ट करता है बट डज नॉट प्रूव, सजेस्ट तो करता है लेकिन प्रूव नहीं करता रैंडमनेस जो है प्रोसेस के अंदर। और इस रेंज के अंदर डेटा पॉइंट्स जो है वो कंसिडर किए जाते हैं टू बी विद इन एक्सेप्टेबल जो बाउंड्स है वेरिएशन की, जैसे कि डिफाइन किया हिस्टोरिकल डेटा ने या फिर स्पेसिफिकेशन ने, लेकिन वो गारंटी नहीं देते कि प्रोसेस जो है इंटायरली रैंडम है, क्योंकि माइनर फ्लक्चुएशन हो सकती है नेचुरल वेरिएशन की वजह से। दूसरी तरफ अगर सैम्पल स्टैटिस्टिक
फॉल करता है आउटसाइड कंट्रोल लिमिट के, ये सजेस्ट करता है लेकिन प्रूव नहीं करता नन रैंडमनेस या फिर जो प्रेजेंस है स्पेशल कॉजेस की वेरिएशन की। सो वैल्यूज जो कि बियॉन्ड होती हैं कंट्रोल लिमिट्स के, इंडिकेट करती हैं सिग्निफिकेंट डेविएशंस एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस से। लेक्चर नंबर 28 क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस कंटिन्यूड। सो एसपीसी एरर्स, इसमें टाइप 1 एरर है और टाइप 2 एरर है। टाइप 1 एरर होता है जब आप रिजेक्ट करते हैं एक नल हाइपोथेसिस जो कि एक्चुअली ट्रू है, और टाइप 2 एरर होता है जब आप फेल हो जाते हैं रिजेक्ट करने में एक नल हाइपोथेसिस जो कि एक्चुअली फॉल्स है। सो ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन, अब यहाँ पर जो है वो क्या है कि कुछ वैल्यूज़ को अगर आप देखें सो वो अबव हैं मीन वैल्यू से और कुछ जो है वो बिलो है मीन से। सो कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स, पी चार्ट जो है वो एक टाइप है स्टैटिस्टिकल कंट्रोल चार्ट की, जिसको यूज़ करते हुए मॉनिटर किया जाता है प्रोपोर्शन जो है डिफेक्टिव्स का एक प्रोसेस के अंदर ओवर टाइम या फिर अक्रॉस डिफरेंट सैम्पल्स। और उसके बाद है फिर सी चार्ट दूसरी एक टाइप है जिसको यूज़ करते हुए मॉनिटर किया जाता है नंबर ऑफ डिफेक्ट्स जो है पर यूनिट एक प्रोसेस के अंदर। सो यूज़ ऑफ पी चार्ट्स का जो यूज़ है जब डेटा के अंदर जो है वो व्हेन द डेटा कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल सैम्पल्स ऑफ ईच सेवरल ऑब्जर्वेशन ईच, इसका मतलब क्या है कि डेटा सेट इंक्लूड्स मल्टीपल ग्रुप्स या फिर सब ग्रुप्स, और हर ग्रुप के अंदर कई सारी जो है वो सेवरल इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन या फिर मेजरमेंट्स, और इस तरह का जो डेटा स्ट्रक्चर है ये कॉमनली एनकाउंटर होता है बहुत सी फील्ड्स के अंदर। सो यूज ऑफ सी चार्ट ओनली व्हेन द नंबर ऑफ अकरेंस, जब नंबर ऑफ अकरेंस पर यूनिट ऑफ मेजर जो है वो काउंट की जा सके, नन अकरेंस जो है वो काउंट ना की जा सके। सो यूज ऑफ कंट्रोल चार्ट्स, what sample size sample to take, so size of sample to take ये डिपेंड करता है नेचर के ऊपर, डेटा की, गोल्स ऑफ प्रोसेस मॉनिटरिंग और जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और उसके बाद है फिर एट व्हाट पॉइंट इन द प्रोसेस टू यूज़ कंट्रोल चार्ट। सो कंट्रोल चार्ट जो है वो टिपिकली यूज़ होती हैं प्रोडक्शन के दरमियान या फिर सर्विस डिलीवरी प्रोसेस के मॉनिटर किया जाए उसकी परफॉर्मेंस जो है वो रियल टाइम में। और उसके बाद है फिर व्हाट टाइप ऑफ कंट्रोल चार्ट टू यूज़। सो वेरिएशन एट्रीब्यूट्स, सो वेरिएबल्स एट्रीब्यूट, वेरिएबल की बात की जाए सो वेरिएबल यूज़ किया जाए वेरिएबल कंट्रोल चार्ट्स को जब डेटा जो है वो कंसिस्ट करता है कंटिन्यूस या फिर न्यूमेरिकल मेजरमेंट, और एट्रीब्यूट्स कंट्रोल चार्ट्स यूज़ किया जाए एट्रीब्यूट्स कंट्रोल चार्ट जब डेटा कंसिस्ट करता है कैटेगोरिकल या फिर डिस्क्रीट एट्रीब्यूट्स जिनको काउंट किया जा सकता है लेकिन मेजर नहीं। सो नाउ द रन टेस्ट जो है वो एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जिसको यूज़ करते हुए असेस किया जाता है कि सीक्वेंस ऑफ डेटा पॉइंट एग्जिबिट करता है रैंडमनेस या फिर नन रैंडमनेस। सो नन रैंडम पैटर्न इन कंट्रोल चार्ट्स, उसमें ट्रेंड है, साइकिल्स है, बायस है, मीन शिफ्ट है और टू मच डिस्पर्जन है। So now the process variability relative to the specification, इससे मुराद यानी कि किस हद तक एक मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो डेविएट करता है स्पेसिफाइड टारगेट से या फिर जो डिजायर्ड वैल्यूज़ हैं। और उसके बाद फिर टॉलरेंस फॉर स्पेसिफिकेशंस, ये जो प्री डिटरमाइंड रेंज होती है एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ की एक पर्टिकुलर पैरामीटर के लिए या फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एक प्रोडक्ट या प्रोसेस की। और उसके बाद फिर प्रोसेस वेरिएबिलिटी, इससे मुराद नेचुरल फ्लक्चुएशन है और डिफरेंसेस जो कि होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के दरमियान या फिर जो प्रोडक्शन प्रोसेस। और उसके बाद फिर प्रोसेस कैपेबिलिटी, ये जो है असेस करता है एबिलिटी एक प्रोसेस की के कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस करे आउटपुट जो कि मीट करे स्पेसिफिकेशन या फिर टॉलरेंस। अब आपके सामने डिफरेंट फिगर्स दिखाई जा रही हैं प्रोसेस कैपेबिलिटी के हिसाब से। सो पहली जो फिगर है लेफ़्ट पे आप देखें टॉप के ऊपर, सो ये दिखा रही है प्रोसेस वेरिएबिलिटी जो कि मैच करती है स्पेसिफिकेशन, और दूसरी वाली प्रोसेस वेरिएबिलिटी वेल विद इन स्पेसिफिकेशन, और तीसरी वाली जो प्रोसेस वेरिएबिलिटी एक्सीड कर जाती है स्पेसिफिकेशंस। सो प्रोसेस कैपेबिलिटी केस सी के अंदर मैनेजर जो है वो फेस करता है चैलेंजेस विद ऑब्टेनिंग द डिजायर्ड
आउटपुट फ्रॉम द करंट प्रोसेस। सो एड्रेस करने के लिए इस इशू को मैनेजर के पास जो है वो सेवरल पोटेंशियल स्टेप्स हैं जिनको कंसिडर किया जाए। सो वो जो है दे कैन ऑप्ट टू रीडिज़ाइन करना एग्जिस्टिंग प्रोसेस के अचीव किया जाए डिज़ायर्ड आउटपुट, पॉसिबली तौर पर आइडेंटिफाई के ज़रिए या रेक्टिफाई के ज़रिए सोर्सेज जो है प्रोसेस वेरिएबिलिटी के। अल्टरनेटिवली वो जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं, यूज़ करना एक अल्टरनेटिव प्रोसेस जो कि ज़्यादा सूटेड है कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस करने के लिए डिज़ायर्ड आउटपुट रिक्वायर्ड सिचुएशन में। और इसके अलावा ये कि वो रिटेन करें करंट प्रोसेस लेकिन इम्प्लीमेंट करें 100% इंस्पेक्शन के, आइडेंटिफाई करें और एलिमिनेट करें डिफेक्टिव आउटपुट। तो के ये जो है हो सकता है ज़्यादा एफिशिएंट अप्रोच ना हो। और मैनेजर जो है वो रिव्यू भी कर सकते हैं स्पेसिफिकेशन को कि डिटरमाइन करें कि इफ़ दे आर एक्सेसिवली स्ट्रिंजेंट, और क्या वो जो है वो वेदर दे कैन बी रिलैक्स की जा सकती है बगैर कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए प्रोडक्ट की क्वालिटी। सो प्रोडक्ट क्वालिटी जो है वेरिएबिलिटी जो है वो प्रोडक्ट कैपेबिलिटी जो है वो हैवीली इन्फ्लुएंस होती है प्रोडक्ट वेरिएबिलिटी से, जिसको टिपिकली मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस स्टैंडर्ड डेविएशन। और एक इंश्योरेंस कंपनी के केस के अंदर जो कि प्रोवाइड कर रही है एक सर्विस जो है रजिस्टरिंग की नई मेंबरशिप की, टारगेट टाइम जो है फॉर्म फिलिंग का वो है 10 मिनट, और जो एक्सेप्टेबल रेंज है वेरिएशन की उसको सेट किया जाता है एट 1+1 मिनट। जबकि अगर इफ़ द प्रोसेस स्टैंडर्ड डेविएशन वो है 0.5 मिनट्स, सो +3 स्टैंडर्ड डेविएशन वो होगी 1.5 मिनट्स एक्सीडिंग द स्पेसिफिकेशन ऑफ +1 मिनट। इसका मतलब ये कि प्रोसेस जो है वो उसको नहीं कंसिडर किया जाएगा कैपेबल, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस नहीं कर सकता आउटपुट जो है एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर। उससे क्या होगा, पोटेंशियल डिले होगा रजिस्ट्रेशन टाइम में और डिससेटिस्फेक्शन होगी कस्टमर्स के दरमियान। इम्प्रूव करने के लिए प्रोसेस कैपेबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी को फोकस करना चाहिए रिड्यूस करने के ऊपर प्रोसेस वेरिएबिलिटी, और इंश्योर करना चाहिए कि द टाइम टेकिंग फॉर फॉर्म फिलिंग वो जो है ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है और कंसिस्टेंट है और अलाइन कर रहा है स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स के साथ। सो प्रोसेस कैपेबिलिटी रेशियो, सो इसका फार्मूला है स्पेसिफिकेशन विड्थ डिवाइडेड बाय प्रोसेस विड्थ, CP is equals to the upper specification divided by lower specification divided by 6 sigma. So improving process capabilities में है सिंप्लीफाई, उसके बाद स्टैंडर्डाइज, फिर मिस्टेक प्रूफ और अपग्रेड इक्विपमेंट और ऑटोमेट। अब आपके सामने टागुची लॉस फंक्शन है, एक कॉन्सेप्ट है जिसको यूज़ किया जाता है इंजीनियरिंग, क्वालिटी इंजीनियरिंग और रोबस्ट डिज़ाइन में। इसका एम क्या है कि क्वांटिफाई करना इकोनॉमिक या फिर सोसाइटल लॉसेस जो कि होते हैं डेविएशन से, टारगेट से जो डेविएशन होता है और डिजायर्ड वैल्यूज़ जो है प्रोडक्ट में या फिर प्रोसेस में। अब आपके सामने एक तरह का यहाँ पर कंपैरिजन दिखाया जा रहा है इस फिगर के अंदर छोटा सा, कि अगर आप टागुची कॉस्ट फंक्शन को देखें और ट्रेडिशनल कॉस्ट फंक्शन को देखें, सो ये जो है ज़्यादा क्लोजर दिखाई देगा आपको टारगेट से ट्रेडिशनल कॉस्ट फंक्शन के मुकाबले में। सो लिमिटेशन ऑफ कैपेबिलिटी इंडेक्सेस, प्रोडक्ट में नॉट बी स्टेबल। एक स्टेबल प्रोसेस में नॉट बी स्टेबल, एक स्टेबल प्रोसेस वो होता है जहाँ पर आउटपुट जो वो रहता है कंसिस्टेंट ओवर टाइम और शो नहीं करता सिग्निफिकेंट पैटर्न्स ऑफ वेरिएशंस या फिर शिफ्ट्स। और उसके बाद है फिर प्रोसेस आउटपुट में नॉट बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रोसेस कैपेबिलिटी असेसमेंट जैसे कि CP के ऑफन अज्यूम के प्रोसेस आउटपुट जो वो फॉलो करता है एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद है प्रोसेस नॉट सेंट्रिक बट CP इज यूज्ड। सो प्रोसेस सेंटरिंग से मुराद अलाइनिंग द मीन या फिर टारगेट वैल्यू जो है प्रोसेस आउटपुट विद द डिजायर्ड स्पेसिफिकेशन टारगेट। सो उसके बाद है फिर ऑपरेशन स्ट्रेटजी WRTQC, neither necessary nor desirable to use control chart for every production process। कंट्रोल चार्ट जो है वो वेरिएबल टूल है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल में, जिसको यूज़ करते हुए मॉनिटर किया जाता है स्टेबिलिटी, आइडेंटिफाई वेरिएशन और करना डेटा ड्रिवन डिसीजंस। और उसके बाद है कि कुछ प्रोसेस जो है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं और वो रिक्वायर नहीं करते कंट्रोल चार्ट। सो यूज़ कंट्रोल चार्ट्स फॉर न्यू प्रोसेस टिल के वो ऑब्टेन करें स्टेबल रिजल्ट। और मैनेजर्स को यूज़ करना चाहिए कंट्रोल चार्ट जो है वो प्रोसेसेस के ऊपर जो कि होते हैं आउट ऑफ कंट्रोल, जाते हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल,
और जुडिशियस यूज़ जो है एसपीसी का इंश्योर करेगा डिटेक्शन जो है, डिटेक्शन ऑफ डिपार्चर्स फ्रॉम रैंडमनेस इन अ प्रोसेस। सो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल में क्या है कि केयरफुल और सिलेक्टिव एप्लीकेशन है कंट्रोल चार्ट की के मॉनिटर किया जाए क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर, और एसपीसी को यूज़ करते हुए जुडिशियसली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इफेक्टिवली डिटेक्ट कर सकती हैं डिपार्चर्स जो है रैंडमनेस से, और डिस्टिंग्विश कर सकती हैं कॉमन कॉज वेरिएशन के दरमियान और जो स्पेशल कॉज वेरिएशन है। लेक्चर नंबर 29, एग्रीगेट प्लानिंग। एग्रीगेट प्लानिंग जो एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर, जिसका फोकस है डेवलप करने के ऊपर एक प्लान जो कि मीट करे डिमांड, ऑप्टिमाइज करे रिसोर्सेज ओवर एन इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, टिपिकली स्पेनिंग 2 से 12 मंथ्स तक। और उसके बाद फिर ओवरव्यू ऑफ प्लानिंग लेवल्स, तो शॉर्ट रेंज प्लान्स है जिसके अंदर जॉब असाइनमेंट है, मशीन लोडिंग है। उसके बाद इंटरमीडिएट प्लान्स है जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट है, फिनिश गुड्स इन्वेंट्रीज है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग है, बैक ऑर्डर्स है, और इनपुट है। लॉन्ग रेंज प्लान्स के अंदर लेआउट और लोकेशन है, और लॉन्ग टर्म कैपेसिटी। सो प्लानिंग सीक्वेंस है, सीनियर मैनेजमेंट करती है, बिजनेस प्लान बनाती है, और उसके बाद उससे नीचे आता है एग्रीगेट प्लान, और फिर आता है मास्टर प्लान। सो एग्रीगेट प्लानिंग के जो इनपुट है उसमें रिसोर्सेज है, डिमांड फोरकास्ट है, पॉलिसीज है, और कॉस्ट है। सो रिसोर्सेज के अंदर आ जाते हैं हमारे पास वर्कफोर्स, मशीन्स, फैसिलिटीज़, डिमांड फोरकास्ट, पॉलिसीज। इसमें आ जाता है हमारे पास सब कॉन्ट्रैक्टिंग, ओवर टाइम, इन्वेंट्री लेवल्स और बैक ऑर्डर्स। और कॉस्ट के अंदर इन्वेंट्री कैरिंग, बैक ऑर्डर्स, हायरिंग और फायरिंग, ओवर टाइम, इन्वेंट्री चेंजेस और सब कॉन्ट्रैक्टिंग। सो जो एग्रीगेट प्लानिंग के आउटपुट्स हैं इसके अंदर टोटल कॉस्ट है प्लान की, और प्रोजेक्टेड लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री, इसमें आ जाता है इन्वेंट्री, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, सब कॉन्ट्रैक्टिंग और बैक ऑर्डरिंग। सो जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग स्ट्रेटजीज हैं, एग्रीगेट प्लानिंग स्ट्रेटजीज सॉरी, उसमें प्रोएक्टिव है पहली। सो कंपनी जो है वो लेती है स्टेप ताकि अल्टर करे डिमांड, ताकि मैच करे उसकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी। और रिएक्टिव स्ट्रेटजी है, इसमें क्या है कि कंपनी एडजस्ट करती है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ताकि मैच करे फ्लक्चुएटिंग डिमांड लेवल्स। और मिक्स स्ट्रेटजी यहाँ पर क्या है कि कंबाइन किया जाता है एलिमेंट्स दोनों, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव अप्रोच। सो जो डिमांडिंग ऑप्शंस है इसमें प्राइसिंग है, प्रमोशन है, बैक ऑर्डर्स है, न्यू डिमांड्स है। और कैपेसिटी ऑप्शंस के अंदर हायर करना और ले ऑफ करना वर्कर्स को, और इसके अलावा ओवर टाइम या फिर स्लैक टाइम है, पार्ट टाइम वर्कर्स है, इन्वेंट्रीज है, और सब कॉन्ट्रैक्टिंग है। एग्रीगेट प्लानिंग स्ट्रेटजीज में क्या है, मेंटेन करना एक लेवल वर्कफोर्स, मेंटेन करना एक स्टेडी आउटपुट रेट, और मैच करना डिमांड पीरियड बाय पीरियड, और यूज़ करना एक कॉम्बिनेशन जो है डिसीजन वेरिएबल्स का। सो विच स्ट्रेटजी टू यूज़, कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ की जाए। एज अ रूल ऑफ थम एग्रीगेट प्लानर्स का एम होता है कि वो अचीव करे एक बैलेंस जो है सप्लाई के दरमियान और डिमांड के दरमियान, कंसिडर करते हुए बहुत सी कॉन्स्टेंट जो कि इम्पोज करती है कंपनी की पॉलिसीज़, और मिनिमाइज करना कॉस्ट। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि डेवलप करना एक एग्रीगेट प्लान जो कि ऑप्टिमाइज करे रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मीट करे कस्टमर डिमांड एफिशिएंटली, और रिड्यूस करे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। लेक्चर नंबर 30, बेसिक स्ट्रेटजीज, लेवल कैपेसिटी स्ट्रेटजी। सो इसमें क्या है कि मेंटेन करना एक कांस्टेंट या फिर स्टडी रेट जो है रेगुलर टाइम आउटपुट का, रिगार्डलेस के जो फ्लक्चुएशंस है डिमांड में। और उसके बाद है फिर चेस डिमांड स्ट्रेटजी। इसमें क्या है कि मैच करना प्रोडक्शन कैपेसिटी डायरेक्टली टू दी एक्सपेक्टेड या फिर जो फोरकास्ट डिमांड है हर पीरियड की। उसके बाद फिर चेस अप्रोच, इसके एडवांटेजेस में पहला है लेबर यूटिलाइजेशन इन हाई, एक लेवल कैपेसिटी स्ट्रेटजी के साथ प्रोडक्शन रेट जो है वो रहता है कांस्टेंट ओवर टाइम। और उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री इज लो। सो जो लेवल कैपेसिटी स्ट्रेटजीज है रिलाई करती है बिल्डिंग इन्वेंट्री के ऊपर ड्यूरिंग पीरियड ऑफ लो डिमांड, और यूज़ करना उसको कि पूरा किया जाए कस्टमर ऑर्डर्स पीक डिमांड के दरमियान। और उसके बाद फिर डिसएडवांटेजेस, सो लेवल ऑफ एडजस्टिंग आउटपुट रेट्स एंड और वर्कफोर्स लेवल। सो प्रोडक्शन जो है वो रहती है कांस्टेंट, लेवल ऑफ कैपेसिटी स्ट्रेटजी जो है में रिजल्ट इन प्रोडक्शन रेट जो कि एक्सीड
डिमांड ड्यूरिंग स्लो पीरियड। लेवल अप्रोच, एडवांटेजेस, स्टेबल आउटपुट रेट्स एंड वर्कफोर्स। स्टेबल आउटपुट रेट की बात की जाए सो स्टेबल आउटपुट रेट होने का मतलब ये कि कंपनी जो है वो कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस कर सकती है गुड्स या सर्विस एक प्रिडिक्टेबल पेस के ऊपर। और स्टेबल वर्कफोर्स की बात की जाए तो इससे मुराद ये कि कंसिस्टेंट टीम होना है एम्प्लॉयज़ की जो कि एक्सपीरियंस हैं और फेमिलियर हैं उनके रोल्स के साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। और डिसएडवांटेज में है ग्रेटर इन्वेंट्री कॉस्ट, जब प्रोडक्शन रेट्स जो है वो रहते हैं स्टेबल लेकिन डिमांड फ्लक्चुएट करती है, उससे क्या होता है कि एक बिल्डअप होता है इन्वेंट्री का। और उसके बाद इंक्रीज ओवर टाइम एंड आइडल टाइम, अगर प्रोडक्शन रेट फिक्स है लेकिन डिमांड फ्लक्चुएट करती है सो ऐसा टाइम हो सकता है कि जब वर्क फोर्स को जो है वो चूज़ करना होता है ओवर टाइम ताकि मीट कर सके, पूरा कर सकें वो पीक डिमांड्स को। और उसके बाद फिर रिसोर्स यूटिलाइजेशन वेरी ओवर टाइम। स्टेबल आउटपुट रेट्स जो है वो हो सकता है अलाइन ना करें रिसोर्स यूटिलाइजेशन के साथ और उससे क्या होगा, इनएफिशिएंसीज होंगी। सो टेक्निक्स फॉर एग्रीगेट प्लानिंग, जो टेक्निक्स हैं एग्रीगेट प्लानिंग के लिए, पहला है डिटरमाइन डिमांड फॉर ईच पीरियड। इसमें क्या है, एनालाइज करना हिस्टोरिकल डेटा, मार्केट ट्रेंड और कस्टमर प्रेफरेंसेस ताकि फोरकास्ट किया जाए अनएक्सपेक्टेड डिमांड जो है प्रोडक्ट के लिए या सर्विस के लिए ओवर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। और उसके बाद है डिटरमाइन कैपेसिटी फॉर ईच पीरियड। सो कैपेसिटी प्लानिंग में जो है वो क्या है, असेस करना प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ जो है बिजनेसेस की, इंक्लूडिंग जो वर्क फोर्स अवेलेबल है, मशीनरी और जो दूसरे रिसोर्सेज है। उसके बाद है आइडेंटिफाई पॉलिसीज दैट आर पर्टिनेंट। सो इससे मुराद क्या है कि आइडेंटिफाई करना और इस्टेब्लिश करना रिलेवेंट गाइडलाइंस या फिर रूल्स गवर्न करने के लिए बहुत से एस्पेक्ट जो है प्रोडक्शन के और ऑपरेशन के। और उसके बाद है डिटरमाइनिंग यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट जो है वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि इनकर्ड होते हैं प्रोड्यूस करने के लिए एक सिंगल यूनिट जो है प्रोडक्ट का या सर्विस का। और उसके बाद है डेवलप अल्टरनेटिव प्लान्स एंड कॉस्ट। इसमें क्या है कि क्रिएट करना मल्टीपल सिनेरियोज या स्ट्रेटजीज ताकि मीट किया जाए फोरकास्टेड डिमांड, जबकि कंसिडर करते हुए डिफरेंट रिसोर्सेज एलोकेशंस, प्रोडक्शन स्केड्यूल्स और कॉस्ट स्ट्रक्चर्स। उसके बाद है फिर सिलेक्ट करना बेस्ट प्लान जो कि सेटिस्फाई कर ऑब्जेक्टिव्स। एवेल्यूएट करने के बाद अल्टरनेटिव प्लान्स और एसोसिएटेड कॉस्ट, डिसीजन मेकर चूज़ करते हैं कि वो बनाएं सूटेबल प्लान जो कि अलाइन करे कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स के साथ। नाउ द असम्पशंस फॉर एग्रीगेट प्लानिंग। सो रेगुलर आउटपुट कैपेसिटी इज द सेम फॉर ऑल पीरियड। इस सिनेरियो में जो है वो कंपनी का रेगुलर प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो रहती है कांस्टेंट ओवर ईच पीरियड। उसके बाद फिर कॉस्ट। सो कॉस्ट इज अ लीनियर फंक्शन कंपोज्ड ऑफ यूनिट कॉस्ट एंड नंबर ऑफ यूनिट। कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसको डिफाइन किया जाता है एज अ लीनियर फंक्शन। उसका मतलब ये कि कॉस्ट इन्वॉल्व कैन बी एक्सप्रेस, उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है मैथमेटिकली एज अ लीनियर इक्वेशन। और उसके बाद है कि प्लान्स आर फिजिबल। सो फिजिबल प्लान से मुराद वो होते हैं जिनको एग्जीक्यूट किया जा सकता है सक्सेसफुली बगैर एनकाउंटर किए हुए सिग्निफिकेंट ऑब्स्टेकल्स। और उसके बाद ये कि फिर ऑल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द डिसीजन ऑप्शन, जितनी भी कॉस्ट एसोसिएट होती हैं एक डिसीजन ऑप्शन के साथ उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है एक लंप सम या फिर बाय यूनिट कॉस्ट के ज़रिए, जो कि डिपेंड करता है क्वालिटी इन्वॉल्व के ऊपर। और कॉस्ट फिगर्स को रीजनेबली एस्टिमेट किया जा सकता है और वो कांस्टेंट होती है ओवर द प्लानिंग होराइजन। एंड इन्वेंट्रीज आर बिल्ट अप एंड ड्रॉन डाउन एट अ यूनिफॉर्म रेट। आउटपुट होता है एक यूनिफॉर्म रेट के ऊपर थ्रू आउट ईच पीरियड। और बैकलॉग्स जो है वो ट्रीट होते हैं जैसे कि वो एग्जिस्ट करते हैं एंटायर पीरियड के लिए, even in reality they tend to build up towards the end of the period. So now the aggregate planning relationships। वर्कफोर्स मैनेजमेंट अप्रोच के अंदर जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर उसको डिटरमाइन किया जाता है कंसिडर करते हुए 3 की फैक्टर्स। सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वो फॉलो करता है एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए इन्वेंट्री लेवलिंग एट द एंड ऑफ ईच करंट पीरियड। और ये शुरू होता है
इन्वेंट्री लेवल के साथ एट द एंड ऑफ प्रीवियस पीरियड एक्टिंग एज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द करंट पीरियड्स इन्वेंट्री। सो अब आपके सामने एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला है जो कि है बिगनिंग इन्वेंट्री प्लस एंडिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, और उसके बाद फिर एग्रीगेट प्लानिंग रिलेशनशिप। सो कॉस्ट फॉर ए पीरियड इक्वल्स आउटपुट कॉस्ट प्लस कॉस्ट फॉर ए पीरियड है वो बराबर है आउटपुट कॉस्ट प्लस हायर और लेआउट कॉस्ट प्लस इन्वेंट्री कॉस्ट प्लस बैक ऑर्डर कॉस्ट। सो टाइप ऑफ कॉस्ट और कैसे उनको कैलकुलेट किया जाए। सो रेगुलर, इसमें जो है वो रेगुलर कॉस्ट पर यूनिट बाय क्वांटिटी ऑफ रेगुलर आउटपुट, और ओवर टाइम जो है वो ओवर टाइम कॉस्ट पर यूनिट बाय ओवर टाइम क्वांटिटी, और सब कॉन्ट्रैक्ट जो है सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट पर यूनिट बाय सब कॉन्ट्रैक्ट क्वांटिटी, और हायर जो है हाई कॉस्ट पर हायर बाय नंबर हायर्ड, और ले ऑफ जो है वो है कॉस्ट पर लेआउट बाय नंबर लेयर्ड ऑफ, और इन्वेंट्री जो है वो है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट बाय एवरेज इन्वेंट्री। सो नाउ द मैथमेटिकल टेक्निक्स। अब मैथमेटिकल टेक्निक्स के अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग है। सो लीनियर प्रोग्रामिंग जो एक मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जिसको यूज़ करते हुए फाइंड किया जाता है बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन जो एक प्रॉब्लम के लिए मल्टीपल लीनियर रिलेशनशिप के साथ और जो कॉन्स्टेंट्स हैं। और उसके बाद है फिर लीनियर डिसीजन रूल। ये जो है एक ऑप्टिमाइजिंग टेक्निक है जिसका एम होता है कि मिनिमाइज़ किया जाए कंबाइंड कॉस्ट को यूज़ करते हुए जो एक सेट जो है कॉस्ट अप्रोक्सीमेटिंग फंक्शंस का, ताकि ऑब्टेन किया जाए सिंगल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो समरी ऑफ प्लानिंग टेक्निक का अगर हम ग्राफिकल या चार्टिंग की बात करें तो सोल्यूशन है ट्रायल एंड एरर, और कैरेक्टरिस्टिक्स में इंट्यूटिवली प्लानिंग, इजी टू अंडरस्टैंड, सोल्यूशन नॉट नेसेसरीली तौर पे ऑप्टिमल होना, और लीनियर प्रोग्रामिंग में ऑप्टिमाइजिंग है सोल्यूशन, और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कंप्यूटराइज है, लीनियर असम्पशन नॉट ऑलवेज वैलिड, और लीनियर डिसीजन रूल में ऑप्टिमाइजिंग है सोल्यूशन, और कैरेक्टरिस्टिक्स में कॉम्प्लेक्स भी है, रिक्वायर करती है ये कंसिडरेबल एफर्ट ताकि ऑब्टेन किया जाए पर्टिनेंट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, और कंस्ट्रक्ट किया जाए मॉडल। कॉस्ट असम्पशन जो है वो नॉट ऑलवेज वैलिड, और साइमुलेशन इसमें जो है वो सोल्यूशन है ट्रायल एंड एरर, और कैरेक्टरिस्टिक जो है कंप्यूटराइज मॉडल जो है उनको एग्जामिन किया जा सकता है अंडर अ वैरायटी ऑफ कंडीशंस। सो एग्रीगेट प्लानिंग इन सर्विसेज अकर व्हेन दे आर रेंटर्ड। फिजिकल प्रोडक्ट्स के मुकाबले में जिनको प्रोड्यूस किया जा सकता है, स्टॉक किया जा सकता है, सर्विसेज जो है इंटेंजिबल होती है, टिपिकली प्रोवाइड इनको किया जाता है रियल टाइम में, और डिमांड फॉर सर्विस कैन बी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। फॉरकास्टिंग डिमांड जो है सर्विसेज के लिए चैलेंजिंग हो सकती है बहुत से फैक्टर्स की वजह से जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को, और उसके बाद है कि कैपेसिटी अवेलेबिलिटी कैन बी डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट। जिस तरह डिमांड प्रेडिक्ट करना मुश्किल है तो फॉरकास्ट करना कैपेसिटी अवेलेबिलिटी सर्विस के लिए ये भी चैलेंजिंग हो सकता है, और ये डिपेंड करता है फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि अवेलेबिलिटी जो है स्किल्ड पर्सनल की, और एफिशिएंसी जो है सर्विस प्रोसेसेस की, और जो अवेलेबिलिटी है नेसेसरी इक्विपमेंट की और रिसोर्सेज की, और उसके बाद फिर लेबर फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी एडवांटेज इन सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में लेबर फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद एबिलिटी होती है एडजस्ट करना नंबर ऑफ सर्विस पर्सनल की या फिर उनके स्किल सेट्स की, ताकि मैच किया जाए जो फ्लक्चुएशन आती है डिमांड में, यानी डिमांड फ्लक्चुएट करती है कभी ज़्यादा कभी कम। सो एग्रीगेट प्लान टू मास्टर स्केड्यूल। सो सबसे पहले एग्रीगेट प्लानिंग, फिर डिस एग्रीगेशन ऑफ मास्टर स्केड्यूल। सो मास्टर स्केड्यूल एक डिटेल प्लान है डेट रिजल्ट फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन या फिर डिस एग्रीगेटिंग करना जो एग्रीगेट प्लान है उसको, और उसके बाद है फिर रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग। ये एक प्रिलिमिनरी एनालिसिस है जो कि डेट अप्रॉक्सीमेट्स द बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन कैपेसिटी और डिमांड, ताकि टेस्ट किया जाए जो फिजिबिलिटी है मास्टर स्केड्यूल की। सो नाउ द मास्टर स्केड्यूल प्ले करता है क्रूशल रोल प्रोडक्शन में और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। ये जो है डिटरमाइन करता है क्वांटिटीज़ जिनकी ज़रूरत होती है पूरा करने के लिए कस्टमर डिमांड जो है स्पेसिफिक एंड आइटम्स के लिए या फिर प्रोडक्ट, और उसके बाद है फिर के इंटरफेसेस विद मार्केटिंग, कैपेसिटी प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग और डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग। सो इंटरफेस विद मार्केटिंग की बात करें सो मास्टर स्केड्यूल जो है वो क्लोजली लिंक होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ, क्योंकि ये जो है बेस करता है फॉरकास्टेड कस्टमर डिमांड के ऊपर,
और इंटरफेस विद कैपेसिटी प्लानिंग। कैपेसिटी प्लानिंग में क्या है कि असेस करना ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ और इंश्योर करना कि वो पूरा कर सके रिक्वायर्ड आउटपुट लेवल। और उसके बाद है फिर प्रोडक्शन प्लानिंग, इंटरफेस विद प्रोडक्शन प्लानिंग। ये जो है प्रोसेस है ऑर्गेनाइज करने का और कोऑर्डिनेट करने का प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, ताकि इंश्योर किया जाए टाइमली और एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग जो है गुड्स की। और उसके बाद है फिर इंटरफेस विद डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग। ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग का फोकस होता है एफिशिएंट मूवमेंट के ऊपर फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन फैसिलिटी से लेकर कस्टमर तक या फिर जो रिटेल आउटलेट्स हैं। सो प्रोजेक्टेड ऑन हैंड इन्वेंट्री, इसका फार्मूला है कि इन्वेंट्री फ्रॉम प्रीवियस वीक माइनस करंट वीक्स रिक्वायरमेंट। और टाइम फेंसिस इन एमपीएस, अब यहाँ पर पीरियड है 1 to 3 को अगर हम देखें तो फ्रोज़न है, और फिर 4-5 देखें तो स्लशी, और 6-7-8-9 जो है वो लिक्विड है। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर आपको MGT 613 के लेक्चर नंबर 23 से लेकर 30 तक करवाए गए, आपको मेन पॉइंट्स करवाए गए। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए। स्लाइड्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस तरह की मजीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। Thanks for watching this video and best of luck for your exams.